सबसे प्रिमिटिव फाइलम जो है पोरीफेरा। अब एनिमल क्लासिफिकेशन में सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, इसके पहले के भी कौन से रहेंगे? एनिमल सेल विच आर यूकैरियोटिक, मतलब एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जो रहेंगे, प्रोटोजोआ, पैरामेशिया, अमीबा, ये जो एनिमल है जहाँ पे सेल वॉल नहीं रहती और वहाँ पे इनके जो भी कैरेक्टर है वो एनिमल जैसे मैच करते हैं विथ हैविंग हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड मोर होलोजोइक या फिर हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो फॉलो करते हैं। सो ये जो कैरेक्टर है ये एनिमल जैसे है। अगर हम एनिमल किंगडम डिटेल में पढ़ोगे, अगर तुम्हारे में से कोई भी बीएससी वगैरह करता है गलती से, तो स्टार्टिंग से ये सब चीजें क्लासिफिकेशन में तुमको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, सो जो अपने प्रोटिस्ट में जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है वो इससे प्रिमिटिव होंगे। अब एज अ जूलॉजी में एनिमल किंगडम की अगर हम स्टार्टिंग से पढ़ाई करेंगे तो वहां पे सबसे फर्स्ट फाइलम कौन सा आएगा? पोरीफेरा। सो पोरीफेरा का मीनिंग क्या होता है? पोरीज मीन्स पोर्स और होल्स एंड फेरिन मीन्स बेयरिंग, and ferine means bearing. ठीक है, this both comes from ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज, दोनों में से एक है, याद नहीं आ रहा अभी। सो ये जो ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, पोरी मीन्स पोर्स एंड फेरिन मीन्स बेयरिंग, सो इट बिकम्स पोर बेयरिंग एनिमल, पोर बेयरिंग एनिमल। ठीक है, जुऑन का मतलब क्या होता है? एनिमल, जिससे वर्ड आया जूलॉजी। ठीक है, तो स्टडी ऑफ एनिमल मीन्स जूलॉजी, और उसमें भी फेरिन मीन्स बेयरिंग एंड पोर मीन्स पोर, वो तो पता है। सो ये कल एग्जाम्पल बताए थे, पीपीटी में एक्सप्लेन किया था कि हर ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसे होता है, फोटो भी दिखे थे। सो ये जो भी ऑर्गेनिज्म है ये किसके जैसे दिखते हैं? स्पॉन्ज जैसे, कि उनकी बॉडी में बहुत सारे पोर्स रहते हैं। सो ये जितने भी पोर्स है, ठीक है, ये किसके लिए रहते हैं? पानी फिल्टर करने के लिए। अब ये जो फाइलम है मोस्ट प्रिमिटिव फाइलम, दूसरा they have almost 5000 living species, मिला के ये फाइलम बनेगी। अब यहां पे their habitat is generally marine। ठीक है, मोस्ट कॉमन फॉर्म्स आर मराइन। दूसरा, यहां पे सभी के सभी एक्वेटिक ही रहेंगे और कुछ एग्जांपल्स जो है वो फ्रेश वाटर भी है, एंड फ्यू आर फ्रेश वाटर बट नन ऑफ देम आर टेरेस्ट्रियल। ठीक है, सभी के सभी एक्वेटिक रहेंगे, इसमें एक भी टेरेस्ट्रियल एग्जांपल नहीं है। अब ये एक तो सोलाइटरी भी रह सकते हैं, दे आर आइदर सोलाइटरी, ठीक है, मतलब जो सिंगली रहते हैं, और कॉलोनी भी फॉर्म कर सकते हैं, और कॉलोनियल, जो कॉलोनी फॉर्म करेंगे। ओके, सो बहुत सारे ग्रुप में रहेंगे, कल के फोटो में बताया था कि बहुत सारे कॉलोनी में भी रहते हैं और कुछ आइसोलेटेड भी बताया। सो जो सिंगली रहते हैं वो सोलाइटरी हुए, एंड दूसरे कॉलोनियल, बट ऑल ऑफ देम आर सेंडेटरी, बट ऑल आर सेंडेटरी, और जिसको कहते हैं सेसाइल। ठीक है, अब सेसाइल वर्ड जो है वो जूलॉजी में अगर हम यूज करते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे अटैच रहेगा, विच इज नॉन मोटाइल। सेसाइल और सेंडेटरी मींस क्या है? नॉन मोटाइल, वो एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट नहीं करता। अगर बॉटनी में या प्लांट की बात करें तो सेसाइल का मीनिंग अलग होता है। सेसाइल वर्ड अपन फ्लावर के डिस्क्रिप्शन के लिए यूज करते हैं इन केस ऑफ प्लांट। एनिमल में सेसाइल का मीनिंग क्या है? दैट दे आर सेंडेटरी, जो एक ही जगह पे फिक्स्ड रहता है, मोटाइल नहीं, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते। सो अगर वो कॉलोनी में भी रहते हैं या सोलाइटरी है, दोनों केस में वो कैसे रहेंगे? सेंडेटरी, एक ही जगह पे फिक्स्ड रहता है। ओके, ये हुआ जनरल कैरेक्टर। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स जो है, ओके, ये जनरल हुआ। देन सेकंड पॉइंट यहाँ पे सिमेट्री। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जेस आर जनरली asymmetrical। ठीक है, एंड सम शोज रेडियल सिमेट्री। ठीक है, दे आर मोस्टली असिमेट्रिकल। स्पॉन्जेस का कल शेप देखा था अपन ने, वो जनरली असिमेट्रिकल रहते हैं क्योंकि ऐसा कोई भी कलर का स्पॉन्ज, ठीक है, इसको कोई पर्टिकुलर सिमेट्री नहीं रहती।
सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड असिमेट्रिकल। और दूसरा, अगर कुछ स्पॉन्जेस में सिमेट्री रहती भी है तो इट इज जनरली रेडियल। ओके, अगर हम बॉडी की बात करते हैं तो ऑर्गेनिज्म को हमने जर्म लेयर के बेसिस पे डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक इन दोनों में डिवाइड किया। बट ये जो भी ऑर्गेनिजम्स है स्पॉन्जेस, इनको अपन डायरेक्टली डिप्लोब्लास्टिक नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे लेयर का फॉर्मेशन उतना वेल डिफाइंड नहीं रहता जितना बाकी के एडवांस फाइलम में है। ठीक है, सो इनको डिस्क्राइब करते समय कुछ बुक्स में डायरेक्टली डिप्लोब्लास्टिक लिखा है, कुछ बुक्स में क्या कि इट इज नॉट क्लियर। ठीक है, तो डिप्लोब्लास्टिक इसलिए बोला इस हिसाब से बोला है क्योंकि यहाँ पे बॉडी में दो लेयर रहती है, एक इंटरनल लेयर और एक एक्सटर्नल लेयर, और उसके बीच में एक जिलेटिनस मटेरियल रहता है। सो यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल लेयर वेल डिफाइंड है एक अडल्ट फॉर्म में, इसीलिए उनको ये कंसिडर किया जाता है कि दैट दे आर डिप्लोब्लास्टिक। ओके, बट अगर डिप्लोब्लास्ट हमको कैसे डिफाइन करते हैं, व्हाट इज मीन बाय डिप्लोब्लास्टिक, बताओ व्हाट इज मीन बाय डिप्लोब्लास्टिक? मेसोडर्म, टू जर्म लेयर, और जर्म लेयर कब बनेंगे? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। गमीट का फ्यूजन होने के बाद जो भी सेल्स बनते हैं उनको अपन जर्म लेयर कहेंगे, जो जर्म सेल से बने। जर्म सेल यानी क्या? मेल एंड फीमेल गमीट। सो ये एम्ब्रियोनिक लेयर्स जो है, यहाँ पे दो लेयर बनती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म नहीं बनती। ओके, सो इसलिए उनको डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। बट यहाँ पे एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में ऐसा दो अलग अलग लेयर का डिस्टिंक्शन नहीं है, इसलिए कुछ बुक्स में इसको रेफर क्या किया कि दे आर नॉट ट्रूली डिप्लोब्लास्टिक, वो अनक्लियर है। बट अडल्ट फॉर्म में एक्सटर्नल और इंटरनल लेयर वेल डिफाइंड है। ओके, दैट्स वाई इनको कुछ बुक्स में डिप्लोब्लास्टिक भी बोला है। सो एनीवे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, द बॉडी इज vase like, cylindrical, ठीक है, और कुछ रॉड शेप भी कह सकते हैं, सिलिंड्रिकल, ट्यूबुलर, और सिलिंड्रिकल या फिर ट्यूबुलर, मल्टी ब्रांच्ड। ओके, सो एंड हाँ, और एक कुशन लाइक, क्योंकि सॉफ्ट टिश्यूज प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज कुशन लाइक। ठीक है, सो कुशन लाइक रहती है, सिलिंड्रिकल रहती है, और ये अंदर से हॉलो रहेगा थोड़ा बहुत पोर्शन। कल जो डायग्राम बताया, अगर ये इसकी एक्सटर्नल ब्रिम है तो अंदर से इसको इस तरीके से गैप रहेगी या फिर स्पेस रहेगी। सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज सिलिंड्रिकल। ओके, सो ये हुआ इसका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे दो लेयर प्रेजेंट रहती है, एक जो ये अंदर से है, ये सेकंड लेयर हुई, और एक जो बाहर से वो फर्स्ट लेयर हुई। ओके, अब ये जो लेयर्स रहते हैं इनको क्या कहेंगे? बॉडी वॉल। ये क्या हुई? बॉडी वॉल। सो यहां पे एक एक्सटर्नल बॉडी वॉल और दूसरी इंटरनल बॉडी वॉल। ठीक है, एक्सटर्नल एक्टोडर्म, ठीक है, वो अपन ने जर्म लेयर के हिसाब से बताया, एक्टोडर्म, एंड इंटरनल एंडोडर्म। सो ये आउटर वॉल जो रहती है इसको दूसरा नाम दिया है, दैट इज पिनेकोडर्म। एंड इंटरनल जो रहेगी या इनर जो रहेगी उसको कहते हैं कोआनोडर्म। ठीक है, सो ये आउटर साइड में हुई, ये इनर साइड में हुई, और ये एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व है, वैसा ही एब्जॉर्प्शन जैसा अपना इंटेस्टाइन में होता है, बट वाटर के थ्रू ये जो भी पोर्स में से वाटर इधर ट्रांसफर होता है, अब इसमें जो भी पार्टिकुलेट मैटर रहेंगे वो एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, सो उनको ये ट्रांसफर करते समय इंटरनल लेयर्स को पार करना पड़ेगा। दैट इज वाई एब्जॉर्प्शन जैसा काम करता है, इसलिए इसको गैस्ट्रिक एपिथेलियम भी कहते हैं। ठीक है, एपिथेलियम सबसे कॉमन टाइप के सेल्स प्रेजेंट रहेंगे जो कोई भी लिविंग और एनिमल में प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जो सिंपल टाइप के सेल्स है, इसलिए उसको क्या बोला है? एपिथेलियम। एंड
वाटर फिल्टर करना है, एब्जॉर्प्शन, उसके उसमें से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करना, ये थोड़ा बहुत काम अपने डाइजेस्ट अडल्ट या फिर सॉरी अडल्ट नहीं, एक हायर ऑर्गेनिज्म के डाइजेस्टिव सिस्टम जैसा है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज गैस्ट्रिक एपिथेलियम। अब ये जो सेल्स रहे, ये आउटर और इनर सेल, सॉरी आउटर और इनर लेयर, इसके बीच में बहुत सारी गैप प्रेजेंट है यहाँ पे, ओके, जहां पे पोर्स भी प्रेजेंट रहेंगे और ये पोर्स के आजू बाजू में बहुत सारे मटेरियल भी प्रेजेंट रहेगा। अब डिप्लोब्लास्टिक होने या सूडो डिप्लोब्लास्टिक होने की वजह से यहाँ पे इंटरनल ऑर्गन नहीं है, सबसे प्रिमिटिव है, और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैसा रहेगा, सेलुलर लेवल, ठीक है। हाँ, वो और एक पॉइंट, द ऑर्गेनाइजेशन इज सेलुलर लेवल, ओके, सेलुलर लेवल, जहां पे बहुत लिमिटेड डिवीजन ऑफ लेबर होता है, या यहाँ पे टिश्यू नहीं है, एक्सक्रीशन के लिए अलग टिश्यू, सर्कुलेशन के लिए अलग टिश्यू, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे ब्लड भी नहीं रहता, हार्ट भी नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। सो यहाँ पे ऑर्गन्स नहीं है क्योंकि यहाँ पे टिश्यू नहीं बन रहे हैं। सो ये कौन सी लेवल हुई, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो पिनाकोडर्म और कुआनोडर्म है, ये एक्सटर्नल लेयर बनाएगी, इंटरनल, और इन दोनों के बीच में जो भी स्पेस है, ओके, दूसरे कलर से लिखते हैं, उसको कहते हैं मेसेंकाइम, ठीक है। इट इज ए जिलेटिनस मास प्रेजेंट बिटवीन इनर एंड आउटर लेयर, ठीक है। इनर और आउटर लेयर, इन दोनों लेयर के बीच में ये जो ग्रीन डॉटेड बताया, ये जो जिलेटिनस मास है, ये प्रेजेंट रहेगा, बाकी के प्रोसेस में हेल्प करता है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली दिस इज नॉन सेल्यूलर, विच इज नॉन सेल्यूलर, मतलब इसमें जिलेटिनस मास प्रेजेंट है, बट यहां पे सेल्स नहीं रहते, लिविंग सेल्स नहीं रहते, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन सेल्यूलर, एंड उसको क्या नाम दिया, मेसेंकाइम, ठीक है। मेसेंकाइम जो इन दोनों लेयर्स के बीच में, पिनाकोडर्म और कुआनोडर्म लेयर के बीच में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब ये जो कुआनोडर्म लेयर रहती है, जो सेकेंड लेयर है, द कुआनोडर्म इज मेड अप ऑफ स्पेसिफिक सेल और कैरेक्टरिस्टिक सेल्स called choanocytes, ठीक है, एंड दीज आर कैरेक्टरिस्टिक टू फाइलम पोरीफेरा, ठीक है। पोरीफेरा फाइलम में इसी टाइप के सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, और इस फाइलम के अलावा इस टाइप के सेल्स दूसरे फाइलम में प्रेजेंट नहीं रहते। सो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक सेल्स विच आर कॉल्ड choanocyte, which is present only in poriferans, present only in पोरीफेरेंस, ठीक है, सिर्फ पोरीफेरा फाइलम के ऑर्गेनिज्म में ऑब्जर्व की जाती है, ओके। उसके बाद और एक कैरेक्टर, ये जो भी सेल्स है, दे आर choanocytes, दे आर लूजली अरेंज्ड, ठीक है। यहां पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स या फिर कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट नहीं रहता, और ये ट्रू लेयर या डेफिनाइट लेयर फॉर्म नहीं करती, दे डू नॉट फॉर्म ए डेफिनाइट लेयर, ओके, सो डू नॉट फॉर्म ए डेफिनाइट लेयर। और ये जो भी बॉडी है, इसमें ऑब्वियसली आपने पहले बताया कि नाम क्या है, पोरीफेरा, सो बॉडी बेयर न्यूमेरस पोर्स, ठीक है, एंड इट्स ओपनिंग इज कॉल्ड ऑस्टिया, ठीक है। सो एक्सटर्नली यहां पे बहुत सारे पोर्स रहेंगे, ठीक है, और इस पोर के थ्रू वाटर जो है वो अंदर आएगा, ठीक है, वाटर अंदर आएगा और वो फिल्टर होता है। तो ये जो पोर्स है जिसकी ओपनिंग को ऑस्टिया बोला है, इट देन इज कनेक्टेड विथ चैनल्स, और ये बहुत सारे चैनल्स जो है वो एक दूसरे के साथ नेटवर्क बनाते हैं,
और एक कैविटी में ओपन होता है। ठीक है, सो ये जो भी यहाँ पे नेटवर्क बन रहा है कि जिसके थ्रू पोर्स में से वाटर जो है वो बॉडी के अंदर आएगा, फिर चैनल में जाएगा और उसके बाद कैविटी से बाहर चला जाएगा। सो ये पूरी जो सिस्टम है, ठीक है, ये कनाल नेटवर्क की सिस्टम, इसको कहते हैं वाटर कनाल सिस्टम। ठीक है, ऑस्टिया अटैच टू एंड अलोंग विथ canals or channels forms water vascular system or water canal system। ओके, सो इसको वाटर कनाल सिस्टम कहते हैं या कहाँ पे भी वाटर वास्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, सो कनाल्स के थ्रू वाटर चला जाएगा और उसमें से पार्टिकुलेट मैटर जो है वो ये इसके सेल्स जो है एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, सो ये चलता रहता है। ओके, सो ये हुआ उसकी बॉडी के बारे में। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट, ये जो भी यहाँ पे ट्रू बॉडी कैविटी तो प्रेजेंट नहीं रहती, जनरली इसको अपन असिलोमेट कहेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है, बट जो भी यहाँ पे जगह है जहाँ पे ये मेसेनकाइम प्रेजेंट है उसको अपन क्या कहेंगे, स्पोंगोसील या गैस्ट्रिक कैविटी। ठीक है, स्पोंगोसील और गैस्ट्रिक कैविटी। सो ये वो कैविटी हुई जो भी सेल्स या एक्सटर्नल और इंटरनल या इनर और आउटर लेयर छोड़ के जो भी स्पेस बचती है उसको जनरली कैविटी बोला जाता है। अब ये कैविटी स्पॉन्जस के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, स्पॉन्ज में प्रेजेंट है तो उसको कहा है स्पोंगोसील। बॉडी कैविटी इज कॉल्ड स्पोंगोसील और पैरागैस्ट्रिक कैविटी। स्पोंगोसील और पैरागैस्ट्रिक कैविटी। सो ये जो भी पैरागैस्ट्रिक कैविटी है ये यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगी, और या बॉडी का जो इंटरनल पार्ट है या इंटरनल जिसको अपन कहेंगे एंडोस्केलेटन। ठीक, एंडोस्केलेटन वो पार्ट हुआ जो इंटरनली प्रेजेंट रहता है, वह स्टेबिलिटी और द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी रिलाइज फॉर सपोर्ट, और एक्सोस्केलेटन वो जो एक्सटर्नली प्रेजेंट रहेगा जहाँ पे एक्सटर्नल फीचर जो है वो वेल डिफाइन होता है बिकॉज ऑफ दैट एंडोस्केलेटन। और सिंपल वर्ड्स में एक्सटर्नली जो हार्ड लेयर प्रेजेंट रहेगी उसको अपन एक्सोस्केलेटन कहेंगे, और इंटरनली जो सपोर्ट करती है उसको अपन एंडोस्केलेटन कहेंगे। हमारे केस में एक्सोस्केलेटन क्या हुआ, स्किन नहीं, स्किन इज अ एक्सटर्नल लेयर। स्किन के ऊपर जो भी अपेंडेज नहीं बोलेंगे, स्किन के ऊपर जो भी स्ट्रक्चर आते हैं जैसे हेयर और नेल्स, ये एक्सोस्केलेटन हुआ। तो हायर ऑर्गेनिज्म में हेयर, नेल्स, क्लॉज, बीक, चोच बर्ड्स में ये सब एक्सोस्केलेटन का पार्ट हुआ, फेदर्स भी। और इंटरनल जो है हमारे बोन्स रहते हैं, बट ये सबसे प्रिमिटिव है, इनमें बोन्स भी नहीं रहते और एक्सटर्नली ऐसा कोई स्ट्रक्चर भी नहीं रहता। सो एंडोस्केलेटन या इंटरनल सपोर्ट सिस्टम जो है, इंटरनल सपोर्ट is given by or is due to deposition of siliceous or calcareous। okay? कैल्शियम या सिलिका का जो है डिपोजिशन होता है। अब ये जो भी है इंटरनल सपोर्ट या जिसको अपन कहेंगे इंटरनल, दूसरा वर्ड यूज करेंगे स्केलेटन, सपोर्ट और स्केलेटन इज कैल्केरियस और सिलिशियस, सिलिका और कैल्शियम का, और स्पॉन्जिंग प्रोटीन फाइबर। ठीक है, अब इन दोनों में से स्पॉन्जिंग प्रोटीन फाइबर तो रहेंगे, बट सिलिका और कैल्कुलस दोनों में से कोई एक डिपोजिशन रहेगा। मैं स्पॉन्जिंग फाइबर के साथ एक तो सिलिका का या फिर कैल्शियम से बना हुआ एंडोस्केलेटन रहेगा, दोनों में से कोई एक रहेगा, दोनों साथ में जनरली नहीं रहते हैं। ठीक है, सो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जहां पे दो अलग अलग टाइप, टाइप नहीं, दो अलग अलग कंपाउंड से एंडोस्केलेटन बनता है। कुछ स्पॉन्जेस के एग्जांपल ऐसे हैं जिनमें कोई भी नहीं रहता, एंडोस्केलेटन इज टोटली अब्सेंट, या फिर ये इंटरनल सपोर्ट सिस्टम जो है वो टोटली क्या रहेगी, अब्सेंट रहेगी। ओके, दूसरा पॉइंट यहाँ पे वाइटल प्रोसेसेस या फिर अपन मेटाबॉलिज्म का पार्ट करेंगे, वाइटल ऑर्गन या फिर वाइटल प्रोसेसेस और मेटाबॉलिज्म।
तो यहाँ जितने भी है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डाइजेशन। अब डाइजेशन जो है इट इज जनरली इंट्रासेल्यूलर, ठीक है। बट बाकी की जो प्रोसेस है, बट देयर आर नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन, organs or tissue for respiration और सर्कुलेशन। सर्कुलेशन तो रहता ही नहीं, सर्कुलेशन कहेंगे या एक्सक्रीशन कहेंगे, ऐसे की चीज़ों के लिए अलग से कोई ऑर्गन नहीं रहता। एक्सक्रीशन जो रहेगा, यहाँ पे एक्सक्रीटरी मटेरियल जो है वो कौन सा रहेगा, अमोनिया, और ये बॉडी की जो आउटर सरफेस जो है, ठीक है। सो ये जितनी भी आउटर साइड से अपने को सरफेस दिख रही है जो वाटर के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगी, ये आउटर सरफेस से ही ये अमोनिया का डिफ्यूजन जो है वो अपने आजू बाजू के वाटर में हो जाएगा, क्योंकि अमोनिया हाँ। और एक्सक्रीशन के केस में ये याद रखना, एक्सक्रीशन के लिए अमोनिया, यूरिक एसिड एंड यूरिया, ये तीन कंपाउंड सबसे कॉमन रहते हैं एनिमल में, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस रहते हैं। इनमें से अमोनिया जो रहता है वो सबसे ज्यादा टॉक्सिक रहेगा, उससे कम टॉक्सिक यूरिक एसिड रहता है, और सबसे कम टॉक्सिक जो है वो क्या रहेगा, यूरिया। अब यहाँ पे टॉक्सिसिटी का ये डिफरेंस तो हुआ है। दूसरा, अमोनिया को डिफ्यूज करने के लिए ज्यादा पानी लगता है। सो मोस्ट ऑफ द अमोनोटेलिक एनिमल्स, या जितने भी एनिमल जिनमें अमोनिया एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, दे आर जनरली एक्वाटिक, क्योंकि अमोनिया को डिफ्यूज करने के लिए कंपैरेटिवली ज्यादा वाटर लगता है। उससे कम वाटर यूरिक एसिड में लगेगा, और उससे थोड़ा मॉडरेट वाटर, यूरिक एसिड से कम नहीं, बट अमोनिया और यूरिक एसिड इन दोनों में के बीच में रहेगा यूरिया। मतलब वाटर का एक्सक्रीशन के लिए जो वाटर का कंडीशन है वो थोड़ी मॉडरेट रहती है इन केस ऑफ यूरिया, ठीक है। सो यूरिक एसिड जिनमें एक्सक्रीट होता है उनमें जनरली यूरिन या एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट जो रहेगा, इट्स जनरली सेमी सॉलिड, क्योंकि वाटर कम लगता है एज कंपेयर टू अमोनिया फॉर द डिफ्यूजन ऑफ यूरिक एसिड। ओके, सो इन केस ऑफ स्पॉन्जेस, द एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, the excretory substance or excretory product is ammonia, and it is generally diffused through body surface. Okay. और बॉडी सरफेस के थ्रू जो है ये अमोनिया एक्सक्रीट किया जाता है, ठीक है। बट बाकी की जो है सर्कुलेशन में नहीं रहेगा, रेस्पिरेशन जो है इट इज, जो भी ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है वो सेल अपने आजू बाजू के पानी में से एब्जॉर्ब कर लेगी। सो इन सब चीजों के लिए सेपरेट ऑर्गन की जरूरत या टिश्यू की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे प्रेजेंट भी नहीं रहता, क्योंकि ऑब्वियसली सबसे प्रिमिटिव टाइप के सेल और सबसे प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म है। ओके, सो ये हुआ प्रोसेसेस के बारे में। उसके बाद रिप्रोडक्शन। ओके, रिप्रोडक्शन में सबसे कॉमन मेथड यहाँ पे सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे कॉमन मेथड रहती है गेम्यूल्स, बाय फॉर्मेशन ऑफ गेम्यूल्स। अब गेम्यूल्स क्या है, इट इज ये स्पॉन्जेस की जो भी बॉडी है, इसके ऊपर जनरली कुछ ब्रांचेस पे ऊपर ऐसे डॉट या वेसल लाइक डॉट दिखते हैं। अगर हम फोटो में दिखते हैं तो बहुत माइन्यूट डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। अगर हम केयरफुली या क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं तो वहां पे एक ऐसी वेसल लाइक एंटिटी रहेगी या कैविटी रहेगी, जिसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग रहता है। ओके, ठीक है। सो ये जो हुआ, ये हुआ प्रोटेक्टिव कोटिंग, हार्ड कोटिंग, और इसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। और ये सेल्स क्या है, दीज आर असेक्सुअल स्पोर्स। ओके, सो ये जो सेल्स है, ये सेल्स आगे जाके नया स्पॉन्ज या नए स्पॉन्ज की कॉलोनी बनाने में हेल्प करेंगे। सो ये जो भी स्पोर्स है, ये एक प्रोटेक्टिव कोटिंग में रहते हैं, और इन दोनों को मिला के अपन क्या कहेंगे, गेम्यूल। तो ये जो कुछ बुक्स में इसको एम्ब्रियोनिक सेल्स भी बोल रहा है,
ये जो सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट है उनको एम्ब्रियोनिक सेल्स भी बोला है, बट दीज आर जनरली प्रोड्यूस्ड असेक्सुअली, ये असेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं। सो ये जो स्पोर लाइक स्ट्रक्चर्स है ये आगे जाके नई स्पॉन्जेस की कॉलोनी या नए स्पॉन्जेस की बॉडी बना सकता है। ओके, एंड दे आर जनरली मेड इन अनफेवरेबल सिचुएशन। ये कब बनता है? ड्यूरिंग अनफेवरेबल सिचुएशन, अगर वाटर का परसेंटेज बहुत कम हो रहा है या टॉक्सिक केमिकल्स बहुत प्रेजेंट है या फिर कोई नेचुरल कैलामिटीज या एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, ये सारी अनफेवरेबल सिचुएशन है। सो ये अनफेवरेबल सिचुएशन में गेम्यूल्स बनता है। ओके, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर हर्मैफ्रोडाइट, हर्मैफ्रोडाइट और क्या कहेंगे? बाइसेक्सुअल। मीनिंग क्या? वह बोथ मेल एंड, चलो बंद कर एकदम, गेम्यूल विच इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे ये बर्ड या स्पोर लाइक स्ट्रक्चर जो है इट इज जनरली डिस्क्राइब एज ए बर्ड। यहाँ पे मतलब ये स्ट्रक्चर, ये जो कोटिंग हार्ड कोटिंग है उसके अंदर ये बर्डिंग की प्रोसेस है जिसके थ्रू ये बन रहा है। ओके, दूसरा हर्माफ्रोडाइट और बायसेक्सुअल। सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बायसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट यानी क्या? जहाँ पे दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी पे प्रेजेंट रहेंगे। ओके, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जहाँ पे मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है उसको क्या कहेंगे? हर्माफ्रोडाइट बायसेक्सुअल। या फिर और दो वर्ड है, मोनोशियस, ठीक है। मोनोएशियस में यानी क्या? जहां पे दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही इस पे, तो तीन वर्ड होंगे इसके लिए, मोनोएशियस, बायसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट। कहीं लिख के रखो या फिर याद रखना। ओके, monoecious where both sex organs present on same body, and dioecious where male and female are separate। मोनोशियस वो जहां पे दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी पे प्रेजेंट रहेंगे, ऑल्सो नोन एज हर्माफ्रोडाइट, ऑल्सो नोन एज बायसेक्सुअल। डायोशियस जहां पे मेल और फीमेल अलग रहेंगे, ठीक है। सो मेल बॉडी अलग रहेगी, फीमेल बॉडी अलग रहेगी, दोनों सेक्स ऑर्गन एक बॉडी पे प्रेजेंट नहीं रहते, उसको कहेंगे डायोशियस। ज्यादातर ये प्रिमिटिव फॉर्म, ठीक है, वहां पे कोई भी, अगर प्लांट की भी बात करें और फंगस की भी बात करें, प्रिमिटिव फॉर्म जो भी है लाइफ के, वो जनरली मोनोएशियस रहता है, और एडवांस फॉर्म जो रहेंगे वो जनरली डायोशियस रहता है। सो हायर ऑर्गेनिज्म में एक ही बॉडी पे दोनों सेक्स ऑर्गन जनरली प्रेजेंट नहीं रहता है। ओके, सो यहाँ पे भले ही बाइसेक्सुअल हो स्पॉन्जेस, बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज द रूल, बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज द रूल। मतलब इसी स्पॉन्ज पे मेल सेक्स ऑर्गन भी है और इसी स्पॉन्ज पे फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है, बट इसी स्पॉन्जेस के मेल गमिट इसी स्पॉन्ज के फीमेल गमिट को फर्टिलाइज नहीं करेंगे, वो कौन सी रहेंगी? दूसरी बॉडी। सो ये दूसरा जो कोई भी स्पॉन्ज रहेगा उसके मेल गमिट इसके फीमेल गमिट के साथ फ्यूज करेंगे, और इस स्पॉन्ज के मेल गमिट दूसरे स्पॉन्जेस के फीमेल गमिट के साथ फ्यूजन करेंगे, दैट इज कॉल्ड क्रॉस फर्टिलाइजेशन। सो यहाँ पे दोनों सेक्स ऑर्गन भले ही एक ही बॉडी पे हो, बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज द रूल। सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता, हमेशा क्या होगा? क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। ओके, ये रिप्रोडक्शन के बारे में हुआ। सेकंड पॉइंट, डेवलपमेंट। एनिमल के केस में डेवलपमेंट के दो टाइप रहते हैं, इट विल बी आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ओके, अब डायरेक्ट में, अच्छा, पे एम्ब्रियो या जाइगोट जो भी फर्टिलाइजेशन के बाद टिश्यू बनते हैं, ये सभी टिश्यू जो है एक लार्वल स्टेज के थ्रू नहीं जाते, डायरेक्टली वो एक मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। मीनिंग कि यहाँ पे कोई भी लार्वल या इंटरमीडिएट स्टेज नहीं रहती। जब कभी भी कोई भी इंटरमीडिएट स्टेज बीच में नहीं रहती, तब ऐसे टाइप के डेवलपमेंट को क्या कहते हैं? डायरेक्ट। जब कोई भी इंटरमीडिएट स्टेज रहती है, मतलब एक फर्टिलाइजेशन के बाद और एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म बनने में,
ठीक है, जहाँ पे सभी बॉडी ऑर्गन्स प्रेजेंट है, अडल्ट नहीं बोलेंगे, हाँ अडल्ट भी बोल सकते हैं या मैच्योर भी बोल सकते हैं। तो अडल्ट फॉर्म और उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज, इनमें कोई इंटरमीडिएट स्टेज नहीं है, तो वो डेवलपमेंट कैसा होगा, डायरेक्ट। अगर वहां पे कोई इंटरमीडिएट स्टेज है, मोर कॉमनली लार्वल स्टेज, तब उसको कैसा डेवलपमेंट कहेंगे, इनडायरेक्ट। तब उसको क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट। ओके, सो डायरेक्ट यानी क्या, देयर इज नो लार्वल स्टेज और इंटरमीडिएट स्टेज। ओके, और इनडायरेक्ट यानी क्या, by presence of, or the zygote or the embryo goes through a larval stage. Okay, so डायरेक्ट डेवलपमेंट में कोई लार्वल स्टेज नहीं होगी। जो भी एम्ब्रियो या एम्ब्रियो है या जायगोट जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, उसके बाद उसमें सेल डिवीजन होगा और वो एक मैच्योर या अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इनडायरेक्ट में ये जो भी जायगोट है ये वो एम्ब्रियो में डेवलप होगा, एम्ब्रियो जो है वो एक लार्वल स्टेज में जाएगा और उसके बाद अडल्ट में कन्वर्ट होता है। ओके, सो ये डिफरेंस रहता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का। ठीक है, अब ये जो डेवलपमेंट है इसमें और एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, दैट इज क्लीवेज। जब भी कोई भी एनिमल में फर्टिलाइजेशन होगा, तो जो इनिशियल टिश्यू है, ठीक है, जिससे जर्म लेयर बनती है, ये एक तो कंप्लीटली उनका डिवीजन हो सकता है, मतलब आगे चल के कौन सी लेयर से कौन से ऑर्गन बनने वाले हैं। दूसरा, ये जायगोट के जो भी टिश्यू है या एम्ब्रियो के जो भी टिश्यू है, इनको कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में डेवलप करना हो तो ये प्री डिटरमाइन हो सकता है, तो उसको कहते हैं क्लीवेज। क्लीवेज का मीनिंग क्या होता है कि ये जो भी टिश्यू है इनमें स्प्लिटिंग होता है। ठीक है, तो ये स्प्लिटिंग इक्वल भी रह सकता है, अनइक्वल भी रह सकता है। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में अपन बाद में पढ़ेंगे। बट क्लीवेज मतलब क्या, डिवीजन ऑफ जर्म टिश्यू या डिवीजन ऑफ जाइगोटिक और एम्ब्रियोनिक टिश्यू, उसको क्या कहेंगे, क्लीवेज। ओके, सो इन केस ऑफ स्पॉन्जेस द डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट थ्रू ए ciliated larval stage. It occurs through a ciliated larval stage. ठीक है, इस लार्वी को क्या रहेगा, सीलिया, नोन एज एम्फीब्लास्टुला, कॉल्ड एम्फीब्लास्टुला। ठीक है, क्यों नहीं, एम्फीब्लास्टुला। अब एम्फीब्लास्टुला जो है, सीलिया भी प्रेजेंट रहेंगे, उसके साथ फ्लैजुला भी प्रेजेंट रहता है। डेवलपमेंटल स्टेज विच इज इनडायरेक्ट, मतलब लार्वल स्टेज यहाँ पे रहेगी। सो लार्वी के थ्रू ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला है, इनडायरेक्ट। अब ये जो लार्वी, ये दो टाइप के रह सकते हैं, एक को कहते हैं एम्फीब्लास्टुला, यहाँ पे एक फ्लैजेला प्रेजेंट रहेंगे, और दूसरा पैरेन्काइमुला, जो साइज से थोड़ा जिसका साइज थोड़ा छोटा रहता है इसके कंपैरिजन में, और इट इज नॉन फ्लैजेलेटेड। तो एम्फीब्लास्टुला एंड पैरेन्काइमुला आर द लार्वल स्टेज प्रेजेंट इन डेवलपमेंट ऑफ पोरीफेरा। ओके, दूसरा ये हुआ इनके जनरल अकाउंट और डेवलपमेंट का पार्ट। देन लास्टली एग्जाम्पल। सो कलेक्टिवली सभी स्पीसीज को अपन क्या कहेंगे, स्पॉन्ज। अब उसके शेप के हिसाब से कुछ स्पॉन्जेस को अलग अलग नाम दिया गया है। उसमें से सबसे क्या कॉमन है, साइकॉन। ठीक है, जिसको स्काई फैब कहते हैं। साइकॉन ब्रैकेट में जो लिखा है वो कॉमन नाम, अंडरलाइन किया, ये कौन से जीनस के नाम। तो साइकॉन और सीकॉन, जिसका नाम रहता है स्काइफा। सेकंड स्पॉन्जिला, जिसको कहते हैं फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। देन यूस्पॉन्जिया, जिसको कहते हैं बाथ स्पॉन्ज, क्योंकि ये नहाने में यूज करते हैं। और दूसरा हिप्पोस्पॉन्जिया, दैट इज हॉर्स स्पॉन्ज। तो इतने टाइप के स्पॉन्ज रहते हैं और ये उनके कुछ जीनस के नाम है। ओके, सो